चलिए देखिएगा हमने कहाँ तक आपको पढ़ाया है, एक बार रिवाइज करिए। देखिए हमने पढ़ाया था विलियन चैप्टर में, तो सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ाया था, विलियन। विलियन क्या होता है, विलियन दो प्रकार के होते हैं, विलेय और विलायक। और विलियन का वर्गीकरण तीन आधार पर पढ़ाया था। पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा इकाई के आधार पर, तीसरा कण के आधार पर। इतना पढ़ चुके हैं। और देखिए इकाई जो मत पर है और जो इकाई के आधार पर होता था वो दो प्रकार के, एक भौतिक होता था और एक रासायनिक होता था। और भौतिक और रासायनिक में आपने क्या पढ़ा था, भौतिक वाले भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार और आयतन प्रतिशतता और पीपीएम और पीपीवी पढ़े थे। और रासायनिक इकाई में देखिए आपने क्या पढ़ा था, मोलरता पढ़ा था, नॉर्मलता पढ़ा था, मोलरता पढ़ा था और मोल प्रभाज पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मोल प्रभाज और फार्मलता। इतने ढेर सारे टॉपिक पढ़ चुके थे। तो उसके बाद आपने तनुता समीकरण पढ़ा। क्या पढ़ा, तनुता समीकरण। अब इतने ढेर सारे खत्म हो गए। अब देखिएगा नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। देखिएगा इस चैप्टर का नया टॉपिक कौन सा है, चलिए देखिएगा। देखिएगा अणु संख्य गुणधर्म, गुणधर्म ये नेक्स्ट टॉपिक है, अणुसंख्य गुणधर्म। अगर बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म की, ये होता क्या है समझिएगा। देखिएगा जब किसी विलयन में देखिएगा किसी विलयन का वह गुण, ऐसे कहिएगा किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलयन में विलय की संख्या पर डिपेंड करता है, किसी पे संख्या पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है, उसी को क्या कहा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म। चलिए देखिएगा डिफिनीशन लिखते तब समझ में आएगा। किसी विलयन का वह गुण, किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलयन के विलय के संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। देखिए किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलय के संख्या पर निर्भर है, किसी विलय की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म। एक बार देखिएगा डेफिनेशन में, किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलयन के विलय, न कि विलायक, विलय हमेशा याद करिए, विलय की संख्या पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म। अब बात होता है ये आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। चलिए समझ में, ये न तो आकार पर डिपेंड, मतलब साइज में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। प्रकृति मतलब ये कैसा अम्लीय है, क्षारीय है, कुछ भी रहे उससे कोई मतलब डजंट मैटर। समझ में आया। ये देखिएगा अणुसंख्य, ये देखिएगा निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, निम्न प्रकार के। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए देखिएगा है कौन कौन सा, इसमें कितने टॉपिक आपको पढ़ना है, चलिए देखिएगा। कुल आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। कितने, 4 टॉपिक। चलिए देखिएगा 4 टॉपिक है कौन कौन सा। पहला परासरण, इसे ऑस्मोसिस करते हैं। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑस्मोसिस। अब दूसरा क्या पढ़ना है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन मतलब को कहते हैं, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। और चौथा क्या पढ़ेंगे आपको, हिमांग में अवनमन, क्या पढ़ना, अवनमन। अवनमन मतलब कमी होता है, क्या होता है, कमी।
देखिएगा, अनुषंग गुणधर्म ये निम्न प्रकार के होते हैं। कितने निम्न प्रकार के होते हैं, पूछा जाए कितने प्रकार, निम्न प्रकार के, यही आपको बताना है। अब देखिएगा, ये पहला आपको क्या पढ़ना है, परासरण। ये परासरण दाब होता है, सॉरी पूरा नाम क्या होता है, परासरण दाब। परासरण दाब में आपको पढ़ना क्या है। और दूसरा क्या होगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। चौथा क्या पढ़ेंगे, हिमालय में अवनमन। ये चारों टॉपिक 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। समझ में आया। देखिएगा, आप चलिए समझते हैं ये परासरण दाब क्या होता है। लेकिन परासरण दाब से समझने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। देखिएगा, होता क्या है परासरण दाब। परासरण से समझने के लिए आपको झिल्ली समझना होगा। क्या समझना होगा, झिल्ली। ये झिल्ली होता क्या है, चलिए देखिएगा। पहला टॉपिक चलते हैं, परासरण दाब। समझ में आया। किसी विलयन, अगर पूछा जाए अनुसंग गुणधर्म क्या होता है, किसी विलयन का वह गुण जो किसी विलय के संख्या पर निर्भर करता है उसी को क्या कहा जाता है, अनुसंग गुणधर्म। यह आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला परासरण, दूसरा क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और तीसरा क्या कहा जाता है, क्वथनांक में अवनमन, और चौथा हिमांक में अवनमन। ये 4 टॉपिक आपको इस अणुसंख्य गुणधर्म में आपको कंप्लीट करना होता है। किसमें, अणुसंख्य गुणधर्म में। और देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही यहाँ ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। देखिएगा, होगा इस बार। देखिएगा 2024 में जो एग्जाम हो रहा है केमिस्ट्री का, उसका पेपर देख लीजिएगा, सोल्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया। ये टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं परासरण दाब। चलिए देखिएगा, परासरण दाब होता क्या है। परासरण दाब, लेकिन हमें परासरण दाब बताना है। आपको क्या बताना है, परासरण दाब। लेकिन मैं परासरण दाब अभी नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे समझने के लिए, क्योंकि झिल्ली सिल्ली का सबका उपयोग किया जाता है इसमें। लेकिन आपको इसे समझने के लिए पहली टॉपिक समझना है झिल्ली। क्या समझना है, झिल्ली। और दूसरा टॉपिक क्या समझना है, परासरण। फिर तीसरा टॉपिक क्या समझना है, परासरण दाब। समझ में, पहले झिल्ली समझिए, झिल्ली होता क्या है। झिल्ली, इस टॉपिक को समझने के लिए समझना है झिल्ली क्या होता है। देखिएगा, झिल्ली अगर पूछा जाए, झिल्ली अगर पूछा जाए, देखिएगा, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की अत्यधिक 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 पतली पतली परत को, अत्यधिक पतली परत को झिल्ली कहते हैं। परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन। अगर पूछा तो झिल्ली का डिफिनीशन क्या होता है, तो क्या कहिएगा, किसी पदार्थ की अत्यधिक पतली परत को क्या कहा जाता है, किसी पदार्थ की अत्यधिक पतली परत को ही क्या कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। अब देखिएगा, झिल्ली होता है 3 प्रकार का। झिल्ली कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आप समझिएगा यहीं से, क्योंकि एक झिल्ली का उपयोग करते हैं इसमें परासरण दाब में, तभी बता रहे, नहीं तो नहीं बताते। देखिएगा, झिल्ली, अगर झिल्ली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पारगम झिल्ली। क्या होता है, पारगम में झिल्ली। क्या होता है, पारगम झिल्ली, अभी बताते हैं। और दूसरा क्या होता है, अपारगम झिल्ली। क्या होता है, अपारगम्य झिल्ली। दूसरा क्या होता है, अपारगम झिल्ली। और तीसरा क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये रहा। देखिएगा, 3 झिल्ली कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज दैट पारगम झिल्ली, सेकेंड अपारगम, और थर्ड इज अर्धपारगम झिल्ली। चलिए इन तीनों टॉपिक को समझते हैं, ये होता क्या है। चलिए देखिएगा, पारगम झिल्ली। अगर पूछा जाए पारगम झिल्ली क्या होता है, तो सिंपल करिएगा, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। सॉल्यूशन चैप्टर में आपने किस किस चीज का उपयोग किया था, विलय और विलायक। किस किस चैप्टर का यूज किया था, विलय और विलायक। चलिए देखिए, अगर पारगम झिल्ली पूछा जाए
तो क्या कहिएगा, जिसमें जिसमें विलेय और विलायक के कण, विलेय और विलायक के कण, जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पारगम झिल्ली। जैसे कहा जाता है कि ना एक तरफ से डालिए और एक तरफ से पूरा निकल जाए, उसी को क्या कहा जाता है, पारगम झिल्ली। अगर पारगम झिल्ली, लेकिन इन तीनों झिल्ली में से सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली यही है, अर्ध पारगम झिल्ली। ये होता क्या, समझ में, पारगम झिल्ली समझ में। पूछा जाए पारगम झिल्ली क्या होता है, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक के कण, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, मतलब एक तरफ से डाले दूसरी तरफ से निकल जाए, उसे क्या कहा जाता है, पारगम झिल्ली। और दूसरा क्या होता है, अपारगम झिल्ली। आ गया ना, मतलब आस पार नहीं हो पाएंगे। देखिएगा, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार न हो, विलेय और विलायक के कण आर पार न हो, विलेय और विलायक के कण आर पार न हो, उसे क्या कहा जाएगा, अपारगम झिल्ली। क्या कहा जाएगा, अपारगम झिल्ली। पूछा जाए क्या होता है अपारगम झिल्ली, जिसमें वह विलेय, जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार न हो, आर पार न हो, उसे क्या कहा जाता है, अपारगम झिल्ली। अब देखिए यही इंपॉर्टेंट है, अब अर्ध पारगम झिल्ली, क्योंकि पराशरण दाब में इसी झिल्ली का यूज किया जाता है, पराशरण दाब में इसी झिल्ली का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमने सीधा में यही बताना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के लिए हमने क्या बताया था, झिल्ली तीन प्रकार के होते हैं, तीनों को ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगा कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ये अर्ध पारगम झिल्ली क्या होता है, देखिएगा जिसमें विलेय के कण, जिसमें देखिए विलेय और विलायक है ना, अब विलेय तो कण होता है और विलायक पानी होता है, जिसमें विलेय के कण आर पार न हो, विलेय के कण आर पार न हो लेकिन विलायक के कण आर पार हो जाए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली। नहीं समझ में आया, देखिएगा वो देखिएगा क्या, जब चाय छानते हैं, चाय तो चाय में क्या करते हैं, चाय छानते तो चाय पत्ती उसी में रहता है, वो समझ लीजिएगा विलेय है, आर पार नहीं हुआ, लेकिन जो पानी है विलायक वो तो आर पार हो जाता है, बस सेम वही है अर्ध पारगम झिल्ली, जिसमें विलेय के कण आर पार न हो और विलायक के कण आर पार हो जाए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली। समझिएगा, देखिएगा वह झिल्ली जिसमें विलेय के कण आर पार न हो और विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली। क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली। क्या कहा जाता है, अर्ध पारगम झिल्ली। समझिएगा झिल्ली एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा झिल्ली 3 टाइप का होता है, एक पारगम झिल्ली, एक अपारगम झिल्ली और एक होता है अर्ध पारगम झिल्ली। अगर पूछा जाए पारगम झिल्ली क्या होता है, जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार हो जाए उसे पारगम झिल्ली, और जिसमें विलेय और विलायक के कण आर पार न हो उसमें अपारगम झिल्ली, और अर्ध पारगम झिल्ली जिसमें विलेय के कण आर पार न हो लेकिन विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपारगम अर्ध पारगम झिल्ली। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। अब समझिएगा प्राकृतिक और कृत्रिम होता क्या है। और देखिएगा जो प्रकृति में पाया जाए उन्हें प्राकृतिक कहते हैं, जो प्रकृति में पाया जाए, प्रकृति में पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक झिल्ली। समझ में। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको चाहिए, ये एग्जाम्पल होता क्या है प्राकृतिक झिल्ली, समझिएगा प्राकृतिक झिल्ली होता क्या है।
देखिएगा कभी प्याज देखे ना, प्याज, जब प्याज को क्या करिएगा आप छीलेंगे, जब प्याज को छीलेंगे तो उसके ऊपर एक पतली परत होती है, एक लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं प्राकृतिक झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक झिल्ली। जैसे प्याज और अंगूर देखे, अंगूर में भी निकलता है ना एक छिलका, वो क्या होता है? झिल्ली। अंगूर की झिल्ली, प्याज, अंगूर आदि कर दीजिएगा। अब कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो, क्या? जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। जैसे देखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्या? एक सेकंड दीजिएगा। चलिए देखिएगा प्राकृतिक झिल्ली क्या होता है, समझिएगा। प्राकृतिक झिल्ली होता है जो प्रकृति में पाया जाए, क्या? जो प्रकृति में पाया जाए उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक झिल्ली। अब जैसे कि प्याज का छिलका, क्या है? प्याज का छिलका। और क्या है? अंगूर। अंगूर के छिलका, जब अंगूर को छीलेंगे तो उसमें एक पतली परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली परत पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक झिल्ली। क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक झिल्ली। अब समझिएगा कृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम जब शब्द का यूज हो जाता है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जब मनुष्यों ने क्या कर दिया? हाथ लगा दिया। जब मनुष्यों ने हाथ लगा दिया उसमें, तो वो क्या कर, मतलब मानव द्वारा बनाया जाएगा। सिंपल तरीका, मनुष्यों द्वारा या मानव द्वारा बनाया जाएगा, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कृत्रिम झिल्ली। क्या कहा जाएगा? कृत्रिम झिल्ली। अब समझिएगा कृत्रिम झिल्ली का एग्जाम्पल समझिए। देखिएगा वैज्ञानिक ने क्या कहा था? दो इसमें झिल्ली बनाया गया था, एक कॉपर फेरोसाइनाइड, एक कॉपर फेरोसाइनाइड, साइनाइड। देखिएगा कॉपर फेरोसाइनाइड का एक झिल्ली पाई जाती है। और दूसरा क्या होता है? कॉपर फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ये देखिएगा दो कृत्रिम झिल्ली का नाम याद करेंगे, आगे चल के इसका सूत्र बताएंगे होता क्या है। देखिएगा पहला क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड याद करना, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट। ये दोनों झिल्ली किसने बनाया था? मानव द्वारा, यानी वैज्ञानिकों ने बनाया था इस झिल्ली का उपयोग। समझ में आया? अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है? वह झिल्ली जिसमें विलय के कण आर पार न हो लेकिन विलायक के कण आर पार हो जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब जो समझिएगा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो मतलब कि प्रकृति में पाया जाए, नेचर में पाया जाए, उन्हीं को क्या कहा जाए? प्राकृतिक झिल्ली। जैसे प्याज, अंगूर, मतलब ये इसमें माना थोड़ी ना, प्याज आप बनाते हैं एकदम नहीं, अंगूर आप बनाते हैं ये नहीं, पौधे से प्राप्त होता है ये झिल्ली। आपको दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा तो ये झिल्ली। और दूसरा समझिए कृत्रिम, इसमें मानव बनाता है। जब कृत्रिम शब्द का यूज समझ लीजिए वैज्ञानिकों ने बनाया है इस झिल्ली को। ये देखिएगा कॉपर फेरोसाइनाइड की एक झिल्ली होती है, इसको याद करेंगे, एग्जाम्पल पूछा जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, यही है। ये दो प्रकार की झिल्ली किसने बनाया था? मानव ने बनाया था। और सारे बना था लेकिन दो बहुत फेमस है। अब चलिएगा ये आपका झिल्ली टॉपिक खत्म हुआ। आज समझिएगा क्या समझेंगे? पराशर दाब को पढ़ना है आपको, तो आपके पहले समझिएगा पराशर होता क्या है, तो उसके बाद समझेंगे दाब, पराशर दाब क्या होता है। समझ में आया पूरा टॉपिक? समझिएगा। चलिए देखिएगा आपको क्या समझाना है, पराशर क्या होता है। चलिएगा पराशरण
क्या समझना है? परासरण। चलिएगा परासरण समझने के लिए देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, क्या लिया? एक पात्र लिया और इसमें एक झिल्ली लगाई है। कौन सा झिल्ली लगाए हैं? अर्धपारगम झिल्ली। कौन सा? अर्धपारगम झिल्ली। कौन सा झिल्ली लगा है? अर्धपारगम झिल्ली। अब देखिएगा इसमें विलयन भरा है और इसमें भी विलयन भरा है। कोई भी विलयन ले लीजिएगा। अब इधर है कम सांद्रता, मतलब इधर कम है, कम सांद्रता, कम सांद्रता। और इधर समझिएगा क्या है? अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। अब देखिएगा, आज समझिएगा इस चित्र के माध्यम से परासरण। पहले समझिएगा, दाब अभी नहीं बता रहे परासरण दाब, आपको समझना परासरण का मतलब क्या होता है, उसके बाद समझाएंगे परासरण दाब क्या होता है। देखिएगा, जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, जब विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता करी, मतलब ये कम है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण। समझ में नहीं? एक बार फिर से समझे। देखिएगा परासरण क्या होता है? जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हमने लगाया, एक पात्र लिया, आपको लगाना पड़ेगा। देखिए अर्धपारगम झिल्ली लगाया, इसीलिए हमने पढ़ाया था ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है अर्धपारगम झिल्ली हो तो कहाँ, समझ में आया? तो इसीलिए हमने झिल्ली बता दिया तीनों प्रकार का। अब हमने यूज कर दिया, हमने बताया था इसी झिल्ली का यूज होता है। और देखिएगा अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन गति करता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण। समझ में आया? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखिएगा, कैसे लिखा जाता है। इसे एक सेकंड हम मिटा देते हैं। चलिए देखिएगा, देखिएगा अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही परासरण कहलाता है। ये रहा इसका डिफिनेशन। जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, समझ में आया परासरण? समझ में आया परासरण क्या होता है? पूछा जाए एक सिंपल तरीका बताइएगा। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? परासरण। लेकिन एक शब्द का यूज कभी मत भूलिएगा, अर्धपारगम झिल्ली। ये लगा रहेगा, तभी आपका विलयन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एक टॉपिक और समझिएगा परासरण में ही। अब देखिएगा परासरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आप समझिएगा, एक होता है अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, और दूसरा क्या होता है? बाह्य परासरण। क्या होता है? बाह्य परासरण। देखिएगा अंतःपरासरण क्या होता है? सिंपल तरीका, अंतर मतलब अंदर समझिएगा, बाह्य मतलब बाहरी, अंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहरी। आप समझिएगा अंतःपरासरण जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में कोई पदार्थ डालेंगे, क्या डालेंगे? कोई पदार्थ डालेंगे तो उसमें से विलायक के कण बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाए? बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर आ जाए, तो बाह्य परासरण। और जब अंदर चला जाए तो अंतःपरासरण। समझिएगा, अंगूर देखें, अंगूर से ही क्या बनता है? किशमिश। अंगूर से बनता है किशमिश। अब देखिएगा, पहले किशमिश लीजिए, पहले क्या है? ये अंतःपरासरण। पहले अंगूर लिए, अब क्या करिए? एक विलयन नमक वाले पानी में
नमक का एक घोल बनाइएगा, एक विलेन बनाए, उसी अंगूर को डाल दीजिए। अब डालने के बाद क्या आएगा, देखिए डालने के बाद वो उसके विलायक के कारण अंगूर पिचकने लगता है, पिचकेगा तो उसमें से जो वो विलायक था मतलब पानी वो बाहर निकला, अब जब बाहर निकल गया तो इस क्रिया को बाहर निकला क्रिया को क्या करेंगे, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, अब देखिएगा, अब किशमिश लीजिए, क्या लीजिए, किशमिश। अब क्या डालिए, पानी में किसी विलेन में डाल दीजिए, और जब किशमिश फूल जाए, क्या होगा, किशमिश फूल जाए तो वो अंदर गया ना, पानी अंदर गया, जब विलेय के कारण अंदर चला जाए तो क्या हो जाएगा, अंतःपरासरण। समझ में आया। अगर पूछा जाए परासरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक अंतःपरासरण होता है और एक बाह्य परासरण। देखिए वह किसी विलय में अगर बाहरी क्रिया हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य परासरण। अगर अंदर हो रही है, उसके अंदर क्रिया हो रही है तो क्या कहलाएंगे, अंतःपरासरण। एग्जाम्पल याद करे रहिए, किशमिश वाला और अंगूर वाला, लिख लीजिएगा डिफिनीशन होता क्या है। चलिए देखिएगा, जब किसी विलयन में किसी पदार्थ को डालेंगे, क्या डालेंगे, किसी पदार्थ को डालने पर विलायक के कण उसके अंदर चले जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, अंतःपरासरण। अब जब बाहर आ जाएंगे तो क्या होंगे, बाह्य परासरण। एग्जाम्पल याद करे रहिए, अंगूर। अगर अंतःपरासरण का पूछेगा तो किशमिश याद करे रहिएगा, अगर बाह्य परासरण का पूछेगा तो अंगूर याद करे रहिएगा। क्लियर हुआ। बस ये क्या करिएगा, सेम डिफिनीशन यहीं पे लिख दीजिएगा। जब किसी विलयन में किसी पदार्थ को डालने पर विलायक के कण बाहर आ जाते हैं, अब इस वाले में क्या करिएगा, बाहर आ जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य परासरण। नोट करिएगा जल्दी से। चलिए देखिएगा, एक टॉपिक और समझिएगा। इसका छोटा भाई होता है परासरण का, छोटा भाई क्या होता है, विसरण। क्या होता है, विसरण समझिएगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा ये क्या होता है। परासरण का छोटा भाई है विसरण। क्या है, विसरण। विसरण क्या होता है समझिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। आएगा, समझिएगा। इसमें क्या था, पहले परासरण समझिए। परासरण हमने क्या बताया था, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता था, परासरण कहलाता था। अब विसरण उसका उल्टा है, उसका छोटा भाई है ना, ये क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, क्या करिएगा, कम सांद्रता की ओर, क्या करिएगा, की ओर एक समान गति करना। एक समान मतलब समान रहेंगे, एक समान गति करना, ये क्या कहलाता है, विसरण। विसरण कहलाता है, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। देखिएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक समान गति करना ही क्या कहलाता है, विसरण। अब समझिएगा, विसरण और परासरण अब दोनों भाई भाई हैं तो अंतर तो जरूर पूछा जाएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन ऑस्मोसिस एंड, इससे पता नहीं क्या कहते हैं विसरण को, समझ में आया। चलिए देखिएगा, एक टॉपिक और समझिएगा,
अगर पूछा जाए परासरण और विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर, ये टॉपिक हो गया, हमने दोनों पढ़ाया। अब समझिएगा परासरण क्या होता है। इसमें क्या होता था, इसमें विलायक के कण गति कर रहे थे, समझ गया, और इसमें विलेय और विलायक के दोनों एक समान गति करेंगे, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, समझिएगा। इसमें केवल विलायक के कण गति कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होंगे, विलेय और विलायक के कण दोनों गति। पहला अंतर समझ गया। दूसरा क्या होता है, समझिएगा, इसमें अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग कर रहे थे, किसमें, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग कर रहे थे, और इसमें नहीं करते थे अर्धपारगम। दो अंतर समझ गया। तीसरा समझिएगा, ये क्या होता है, अनुक्रमणी, क्या होता है, अनुक्रमणी, क्रमणी, और ये क्या होता है, उत्क्रमणी, क्रमणी। अब ये नहीं समझ में आया, अनुक्रमणी क्या होता है, उत्क्रमणी क्या होता है, समझिएगा। देखिएगा, जब आपका कोई, देखिएगा, उत्क्रमणी में हमेशा इस वाले एरो का प्रयोग किया जाता है, हमेशा इस एरो का प्रयोग किया जाता है। अनुक्रमणी में केवल ये वाला चीज का प्रयोग, मतलब कहने का मतलब था कि अगर देखिएगा कोई प्रोडक्ट जैसे दूध से दही बना, सपोज दैट दूध से क्या बना, दूध से दही बना, दही बन गया, लेकिन दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जब एक ही चीज से एक ही बार बन जाए, दोबारा न बने, उसे क्या कहेंगे, अनुक्रमणी, समझ में। अब जब से कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कोई अभिकारक है उत्पाद, वह चीज लगातार बनता रहे, बिगड़ता रहे, लगातार बनता रहे, बिगड़ता रहे, उसी को क्या कहा जाएगा, अनुक्रमणी। जैसे देखिएगा बर्फ, क्या करिएगा, उसे क्या करिएगा, बर्फ को क्या करिएगा, फ्रिज में रख देंगे, वो जम जाएगा बर्फ, फिर उसके बाद निकाल देंगे, फिर पानी बन जाए, फिर रखेंगे, फिर बर्फ, फिर आइस, ये लगातार चलता रहता है। तो ये कौन सी क्रिया होता है, अनुक्रमणी। तो परासरण क्या होता है, अनुक्रमणी, और ये क्या होता है, सॉरी, उत्क्रमणी, और ये क्या होता है, अनुक्रमणी। समझ में आया, ये अंतर होता है परासरण और विसरण में अंतर, समझ में आया। अगर पूछा जाएगा तो लिख लेंगे ना। अब समझिएगा, अब अपना टॉपिक समझिएगा, परासरण दाब क्या होता है, यही हमें बताना था, इतना फालतू लेक्चर करें, समझ में आया। चलिए देखिएगा, आप समझना है परासरण दाब, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट्स ऑस्मोसिस प्रेशर, क्या होता है समझिएगा। परासरण दाब, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर लगाएंगे ना, आप समझिएगा। ये परासरण आप तो जानते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। अब देखिएगा, मान लीजिए हमने क्या बताया था, ये परासरण, ठीक है, ये कौन सा झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली, कौन सा है, अर्धपारगम्य गम्य झिल्ली, हो गया था। अब इसमें क्या बताया थे, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, हो गया, अधिक सांद्रता। अब देखिएगा इसमें क्या बना, विलयन भरा है, हो गया, समझ में आया। अब देखिएगा, ये परासरण की क्रिया है ना। अब देखिएगा, इस पे एक प्रेशर लगाएंगे, टैब लगाएंगे, एक प्रेशर वाला नट टाइप के कोई लगाएंगे, दाब, जैसे पंप देखते हैं ना उसे। अब देखिएगा, ये इधर के कण जा रहे हैं, देखिए कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। अब देखिएगा, इस पर प्रेशर लगाएंगे, ये क्रिया को रोकेंगे, क्या करेंगे, इस क्रिया को रोकेंगे। इसी क्रिया को रोकने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। देखिएगा, पर डिफिनीशन कैसे होगा, परासरण, ये परासरण की क्रिया हो रही है अभी। अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। समझ में एकदम। अब समझिएगा, देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाए, इसमें देखिएगा ये जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, परासरण दाब। डिफिनीशन लिखिएगा, एक सेकेंड। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, परासरण दाब, परासरण दाब, समझिएगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो
दाब लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा परासरण की क्रिया करने के लिए जो दाब लगाया जाता है परासरण कहते हैं। अब देखिएगा इसी के लिए उपलक्ष्य में 6-7 वैज्ञानिक है और इस पे सिद्धांत दिए, अपने सिद्धांत दिए। और देखिएगा इसमें से एक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत फेमस है आपके पेपर में, बर्कले और हार्डले का नियम। उन्होंने बताया था कि परासरण दाब को कैसे नापा जाता है ये। अब देखिएगा ये लंबा टॉपिक है, आज खत्म भी नहीं हो पाएगा, कल ही बताएंगे। धन्यवाद।